विश्वव्यापी कोरोना महामारी का दूसरा प्रकोप जो है पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। इस समय जम्मू कश्मीर की जो स्थिति बनी है काफ़ी चिंताजनक है। इस समय हम भद्रवा में हैं। मेरे साथ जर्नलिस्ट ऑफ भद्रवा के प्रेसिडेंट नदीम सर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं भद्रवा की और जर्नलिस्ट जो हैं उनकी क्या कुछ इस समय जो कंडीशंस है, क्या सरकार तवज्जो दे रही है जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग। और सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका सबसे पहले जे के टाइम में स्वागत है। और भद्रवा के समय जो आज जो खुला है बाज़ार, क्या कुछ आपको लगता है, ऑब्ज़र्व क्या करते हैं आप? अब यहीं जो है लोकल ज़्यादातर आप देखते हैं। देखिए, हमने कल ही इस बात का खदशा जताया था कि जब कल खुलेगा 2 दिनों के बाद तो यहाँ पे लोग एडवेंचरस हो जाते हैं, मार्केटों में बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। और हमने रिक्वेस्ट की थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि काइंडली इस चीज़ को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि 2 दिनों में जो थोड़ा सा काम किया है आपने, जो एक कर्फ्यू मेंटेन हुआ है या सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी हुई है, मार्केट्स में रश बिल्कुल नहीं था, वो सारा जो है एक तरह से कहें तो सारा जो हार्ड वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होंगे, उनको रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कहीं पर भी उस चीज़ की रेगुलेशन नहीं हो रही है। एक एक दुकान पर, चाहे फार्मास्यूटिक्स की दुकान देखें, केमिस्ट की दुकान देखें, किसी भी दुकान में आपको भीड़ निकलेगी, एक दूसरे के कंधे पे लोग चढ़े हुए हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और पुलिस खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस वक्त हम देख रहे हैं ये तो सीधा सीधा एक तरह से आप इन्विटेशन दे रहे हो इस कोरोना को कि आके यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर एक को भी होगा तो मुझे लगता है कि एक दिन में ही सैकड़ों लोगों को ये फैल जाएगा। कि जिस तरीके से मार्केट में रश है, गाड़ियों का जो जाम है, और खामखा फजूल में लोग बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। 2 दिनों से कोई ऐसा बड़ी आफत नहीं थी यहाँ पे कि इतना बहुत बड़ा यहाँ पे बिजनेस सेंटर है कि 2 दिन अंदर रहने के बाद आपको मजबूरन पूरे भद्रवा टाउन और पेरीफ्रीज को आके टाउन में घुसना पड़ रहा है, और इतना रश हर जगह पे है। खैर, रश लोग तो आएंगे, लेकिन उसको रेगुलेट करना पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सर, पत्रकारों की बात करें तो जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा इनको फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं माना गया है, आप फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी जो है जे के टाइम्स के साथ वाक़या हुआ कि भद्रवा के एक केमिस्ट शॉप ने जो है थोड़ा सी बदसलूकी करने की कोशिश की कि आप हमारे क्लिप कैसे उठा सकते हैं, हमारा फ़ोटो कैसे उठा सकते हैं बिना परमिशंस के। कहाँ तक आप सोचते हैं कि ये जो, और पुलिस का जो है एक कांस्टेबल जो है मौके पे ही उपस्थित है, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पहले ही जो आपने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स मानने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो ये है, क्योंकि अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए, जितने जर्नलिस्ट हैं और जितने वो उससे जो कोविड बीमारी उनको लगी और जितनों की डेथ हुई, तो आपने देखा कि कल ही जो है 2 दिन पहले ही आज तक के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सरदाना साहब, उनकी डेथ हुई। अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट हमको ये माने फ्रंटलाइन वर्कर नहीं मानती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और कल का इंसिडेंट बताऊं मैं, अनंतनाग में 7 जर्नलिस्ट एक साथ जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। वो काम करते हुए पॉजिटिव हैं, कहीं और कुछ तो नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि हम एक्सपोज्ड हैं। आपने हॉस्पिटल की स्टोरी भी कवर करनी है, आपने जाके कोरोना जो पेशेंट्स उनकी स्टोरी कवर करनी है, आपने जाके जो वार्ड्स हैं उनकी स्टोरी कवर करनी है, क्वारंटीन सेंटर से वहाँ की, हम तो एक्सपोज हैं, ज़्यादा एक्सपोज हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर जो जाता है, हम सल्यूट करते हैं जो मेडिकल का अमला है या जो पैरामेडिक्स है या हेल्थ वर्कर्स हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर पीपीई किट्स लगा के होते हैं। और जो हमारी फ्रेटर्निटी है, हमको तो किसी ने कोई पीपीई किट्स भी नहीं दी, हम तो सीधा सीधा एक्सपोज हैं। अगर उसके बाद अगर हम प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई बदसलूकी करे या वो धौंस जमाए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि धौंस वही जमा है जिसकी गलती हो, जिसकी गलती दिख रही है, उसको ये खतरा लगता है कि मेरी गलती दिख रही है, कल को मुझ पर एक्शन नहीं करे। खैर, एक्शन तो यहाँ पे होता ही नहीं, वो तो अलग सी बात है, लेकिन फिर भी उनको ये खदशा रहता है कि कहीं मैं मीडिया में आ गया तो कोई मुझ पर उंगली उठाएगा कि तेरी दुकान के बाहर इतना रश क्यों है, तो वो बदसलूकी करे और पुलिस वहाँ पे खामोश तमाशाई बन के रहे, तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैं एज जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ भद्रवा के प्रेसिडेंट इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि हमारे किसी साथी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के साथ कोई बदसलूकी हुई, कुछ हुआ, तो उसके लिए सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी बनती है। पहले तो उनकी ड्यूटी ये बनती है कि रश होने न दें। अगर हम रश को कोई कवर करने की कोशिश करें, वो दिखाए कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, उसके साथ आप बदसलूकी करो, तो ये उससे बड़ा अपराध है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से करें। बिल्कुल सर, जिस तरीके से केमिस्ट का कहना था कि आपको पहले परमिशन लेनी है जी, तब जाके आप जो है क्लिप उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, आप इसको डिलीट करो, यानी कि दबाव डिलीट करने के लिए डाला, लेकिन जैसे तैसे हम वहाँ से निकल गए। हम नहीं चाहते थे कि वहाँ पे पब्लिक, बिल्कुल, तो उस पर मतलब कि प्रशासन यानी कि भद्रवा में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हावी हैं इस समय। बिल्कुल है, यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, और सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली पुलिस का थोड़ा रोल जो है वो क्वेश्चनेबल है।
क्योंकि अगर वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल इस वक्त निभाते तो ऐसी नौबत ही ना आती। और यहाँ पे कुछ लोगों को, आपका सीधी सी बात है, क्योंकि उनको खुली छूट मिली है, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन या तो कहे ना कि दूर दराज इलाके में हुआ, बिल्कुल टाउन के हार्ट में जो आप बात कर रहे हो कि केमिस्ट शॉप सारी की सारी टाउन में है, अगर वहाँ पर रश पड़ता है तो उनके सामने हो रहा है, उनको दिख रहा है, उनको पता है, उनको पैटर्न है, उसका मतलब उन लोगों को पैटर्नेज हासिल है पुलिस की, उसी वजह से इतनी धौंस जमाते हैं। वरना ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। कहीं ना कहीं पुलिस तो इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, उसको रेगुलेट करे और कानून का पालन करवाए। जब उनकी नाक के नीचे से ये हो तो वो सीधी सी बात है, वो लोग तो धौंस जमाएगी। उनके लिए हम जैसे जर्नलिस्ट जिनके पास ना तो कोई प्रोटेक्शन का कोई चीज़ है, ना हमारे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये चीज़ें हैं, तो सीधी सी बात है हम तो ज़्यादा एक्सपोज हैं इस चीज़ के लिए। एक तो हम काम कर रहे हैं और दूसरा किसी के निशाने पे आए हम, कोई बदसलूकी करे, बदतमीज़ी करे या इवन हाथापाई तक उतर आए, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कंडेमनेबल है। सर अब जो है एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है ग्राउंड ज़ीरो पे रहते हैं, भद्रवा में देखने को भी मिलता है, और बिजली विभाग की जिस तरीके से जो है कट रहता है भद्रवा में, यानी कि एंटायर जो है चिनाब वैली की बात करें या खासतौर पे भद्रवा डोडा भद्रवा लाइन, आपने यहाँ पे जो है एक जो है स्टोरी भी कवर की थी। आखिरकार मतलब कारण कहाँ पे यहाँ पे फेलियर दिखता है आपको? पॉलिटिकल फेलियर है क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि ट्रांसमिशन लाइन टावर जो है भद्रवा तक लाया जाए, या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसे स्कैंडल्स किए गए हैं कि जो है अभी तक लोगों को अंधेरा ही झेलना पड़ रहा है? देखिए, जो आपने कहा कि पॉलिटिकल फेलियर, बिल्कुल पॉलिटिकल फेलियर है। मैं थोड़ा से पीछे जाऊंगा, खैर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके बारे में कोई बात करना बिल्कुल एक तरह से एथिक्स के खिलाफ होगा, लेकिन ये बात बनी हुई है क्योंकि भद्रवा जहाँ की कंजम्पशन 30 मेगावाट है और यहाँ पे टावर लाइन सेंक्शन हुई थी। मैं खुद इस बात का शायद, तो कोई भी जाके RTA डाल के पूछ सकता है, गाठा निचला थड़ा गाठा, जो गर्ल्स स्कूल निचला थड़ा गाठा है, उसके साथ सटी हुई ज़मीन है, वो एक्वायर भी की गई थी ग्रिड स्टेशन के लिए, कि वहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन आई थी, ग्रिड स्टेशन वहाँ बना था। लैंड आइडेंटिफाई और एक्वायर करने के बाद वो जो ग्रिड स्टेशन जो है टावर लाइन, वो शिफ्ट होती है गंदों के लिए, बलेज के, जहाँ पर उस वक्त टोटल 9 मेगावाट, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस वक्त वहाँ की कंजप्शन टोटल 9 मेगावाट थी। उस जगह पे टावर लाइन दे रहे हो जहाँ की कंजप्शन 9 मेगावाट है और जहाँ की कंजप्शन 30 मेगावाट है, उसकी काट के। ये तब का अनफॉर्चुनेट है, तब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो हमारे मंत्री थे इस वक्त, उन्होंने वो जो रीजनलिज्म के हैं या कौन से प्रेशर में आके वो किया, तो सीधी सी बात है पॉलिटिकल तो रहा। लेकिन उसके बाद जो भी आए, उसके बाद भी काफ़ी यहाँ पे MLAs रहे, BJP के ML दलीप सिंह परिहार साहब रहे, उन्होंने भी इस समझ में कुछ नहीं किया, जबकि बहुत बड़ी बात नहीं थी। यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी, स्टेट में उनकी गवर्नमेंट थी, ये कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा इशू नहीं था जिसमें कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स या हज़ारों करोड़ या सैकड़ों करोड़ रुपए की दरकार था। उस वक्त भी यहाँ पे टावर लाइन लग सकती थी। एक पॉइंट वो रहा इसका। और दूसरा, जो पहले गवर्नमेंट ने एक दफ़ा डिसाइड किया था कि जो यहाँ पर जो लोड बहुत ज़्यादा है, और लोड भी कौन सा, लीगल लोड, जिसके लिए लोग इसको पे कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ क्योंकि लोगों को कुछ पता लगता है कि चोरी की अलग है, क्योंकि चोरी सीधा सीधा बात है, वो कागज़ों में ब्लैक एंड वाइट में नहीं आता है। जो यहाँ का लीगल लोड है, जिन्हें यहाँ पे कनेक्शन है, उस हिसाब से यहाँ की कंजप्शन इस वक्त 30 मेगावाट है, लेकिन मिल कितना रहा है, 15 मेगावाट। उस चीज़ को देखते हुए आज से करीबन 12 साल पहले या 15 साल पहले की बात है, 2007 की बात है शायद, 2007 जो 8 में है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है 33 kV, उसके पैरेलल, उसको रिप्लेस नहीं किया, उसके पैरेलल एक और लाइन बिछाई जाए ताकि यहाँ पे 30 मेगावाट बिजली मुहैया कराई जाए। हालांकि उस वक्त यहाँ पे 30 मेगावाट कंजम्पशन नहीं थी, उस वक्त 25 उसके पीछे थी, उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा, कल को बढ़ जाएगी कंजम्पशन, तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन बिछाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लाइन जो है 3 साल से ज़्यादा अरसे नहीं चली और डिफंक्ट होगी, आज की डेट में डिफंक्ट होगी। इनका कहना है कि 2019 में जो है जो स्नोफॉल हुआ, जो ये बताते हैं आज का वर्षन, उस वजह से लाइन डिफंक्ट होगी। जब पुरानी लाइन जो 1965 की लाइन है, उसको कुछ नहीं होता, जो आज से सिर्फ 7-8 साल पहले आपने बिछाई, उसको क्या होता है। और उसमें यह है, जब RTA डालेगी, RTA के जवाब में ये पता चला कि वो 1,77,00,000 और कुछ हज़ार रुपये का जो प्रोजेक्ट है, करीबन पौने 2 लाख से पौने 2 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा का प्रोजेक्ट था, वो एग्जीक्यूट किया गया था। JE जो तब का JE STD डोडा में पोस्टेड था, उसने एग्जीक्यूट किया है वो प्लान विदाउट इन्वाइटिंग टेंडर। सबसे बड़ा गफला तो वो है। और उसमें ये सामने दिख के आया, जो ऑफिशियली जो आज के JE हैं निक्सन कश्यप STD के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया कि आज जो है
उस वक्त हमें समझ नहीं आती कि क्यों कर वो अक्रॉस द रिवर न्यूरू के अक्रॉस ऊपर जाके लाइन बिछाई गई, जबकि होता यह है कि अलोंग द रोड आपको लाइन बिछानी है। कहते उसी को रेक्टिफाई करने के लिए अब एक और प्रोजेक्ट गया है, अब उसको जो अलोंग द रोड फ्राम गलगंदर, मैं कोट करता हूँ, फ्राम गलगंदर टू सेनाई, उस लाइन को दरिया के पार से इस साइड लाएंगे। तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसने गफला किया कि क्यों कर उस साइड बढ़ाई गई। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है, टेक्नीशियन है उनका कहना है कि हेड लोड बढ़ाने के लिए, ताकि हेड लोड दिखाएं और जो कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो बढ़ जाए और वहाँ पे वो पैसे खाने के लिए ऐसा किया गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट करना चाहिए कि पूरा भद्रवा, पूरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवा, खाली भद्रवा टाउन की बात नहीं कर, एडिशनल जिसमें भाला तहसील भी आती है, ये शुरू होता है फ्राम गलगंदर टू पीछे थनहाला तक, पूरा ये जो एरिया है उसके लोग सफ़र कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की गलती की वजह से, जो यहाँ पर हुआ है। पहले तो यहाँ के मंत्री ने गलती की, जो यहाँ पे सैंक्शन होने के बाद, लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद उस जो है ग्रिड स्टेशन को और टावर लाइन को शिफ्ट किया गया गुंदों में। हमें गुंदों के लोग उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ का उठा के यहाँ का हक मार के वहाँ ले जाना, ये कहीं पर भी जवाजियत नहीं बनती है। दूसरा, जब उससे बड़ा गफला ये हुआ कि जो टावर लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन 33 की बिछाई गई, उसमें गफला हुआ। सीधी सीधी बात है, वो 7-8 साल भी नहीं चली और गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के, इवन जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बाकी जो छोटे छोटे मुलाजमों को तो पकड़ते हैं, 1000 रुपये पकड़ा जी, 10,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा कि, लेकिन जहाँ पे करीबन 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें अंदाज़न जो 1 करोड़ का गफला हुआ है, जो लोग कहते हैं, हमें कंफर्म नहीं करते इस चीज़ को, इतना बड़ा गफला हुआ है, उसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी हुई है, उसमें अभी तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुई, ना कोई एक्शन लिया गया। ये अनफर उसी की वजह जो है झेल रहे हैं हम, उसकी एक बंदे की गलती की वजह से पूरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवा जेल रहा है। आगे भी जो है हमें झेलते रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, झेलते रहेंगे। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने कहा, खाली उसको उस लाइन को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा, जो इंजीनियर हैं इसके एसटीडी के जेई जो है, इंजीनियर निक्सन का, मैं नाम लेके बताता हूँ, उन्होंने ये कहा कि हमें तो पहले फॉल्ट लोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो ऐसे टफ टेरेन में है, आपको दरिया ही नहीं क्रॉस कर पाते। दरिया क्रॉस करना अपने जाके पुलडोडा में जाके या सेरी में जाके, बीच में कोई आपका लिंक नहीं है, वो दरिया क्रॉस करके आपको पहुंचना घंटों लग जाते हैं, कई गए तो पूरा दिन लग जाता है लोकेट करने में कि फॉल्ट कहाँ पर आया है। और जब लोकेट किया फिर उसको रेक्टिफाई करने में और टाइम लगता है। वही बात की, अगर अलोंग द रोड होता ये, तो हमें एटलीस्ट जो फॉल्ट रेक्टिफाई करने में या पहले लोकेट करने में कुछ मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता, और उसके बाद रेक्टिफाई तो इमीडिएटली हो जाता, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल पहुँचाना आसान है, जो वहाँ पर चाहिए होता वो आसान है। तो वो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और आगे भी पता नहीं कितने साल ऐसा झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की डेट में भी शिफ्ट होती। और हाँ, एक बात मैं और ऐड करता जाऊँ, इस वक्त उस जो 33 kV ट्रांसमिशन लाइन पे 3 जो है रिसीविंग स्टेशन है, भाला, ये जो अपना दलई और डंडी वाला, जिससे पूरा भद्रवा चल रहा है। अब उसमें 3 और ऐड हो रहे हैं, जो में एक चिंता बनेगा, सरतंगल बनेगा, एक किसी और का मुझे एग्जैक्ट डाल पता, वो अप्रूव्ड है, उसके लिए लैंड भी लोकेट हुई है, एक्वायर करने की देर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गो अहेड दे दिया है, अब खाली इनको मुआवजा मिलना है। आप ही अंदाज़ा लगे कि जब ये इतना सा बोझ नहीं उठा पाती, 15 जो मेगावाट का है, वो ज़बरदस्ती 17 मेगावाट का डालते हैं उनके कहने के मुताबिक। तो जब 3 और जो है रिसीविंग स्टेशन बनेंगे, तो उससे आप अंदाज़ा लग जाते हैं कि ये सिचुएशन जो है, ये जो हालत है, ये और ज़्यादा बिगड़ेगी, इसमें कहीं सुधार आने के अभी कोई चांसेस नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक तो उस जो है उसको कटघरे में करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जिस मुलाजिम ने ऐसा किया है या उसके साथ बाकी लोग मिले थे उन्होंने ऐसा किया था। दूसरा, जो फ़ौरन से पेशतर यहाँ के लिए जो है टावर लाइन और ट्रांसमिशन लाइन अलग से लगनी चाहिए, ताकि जिस चीज़ों से लोग झेल रहे हैं, आप तो टूरिज़्म की बात कर रहे हो, टूरिस्ट क्या यहाँ लेके जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ शट डाउन होता है, यहाँ पे ब्लैकआउट होता है, कंप्लीट बिजली रहती नहीं, टिकती नहीं, स्टैंड ही नहीं करती है। तो सीधी सी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़, बिजली आज की डेट में बेसिक नीड है। लोग अपना सेल फ़ोन तक यहाँ पे चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो कौन टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहेगा? कोई उस एंगल से नहीं सोचता है। खाली ये रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि रोशनी के लिए, आज तो सारे गैजेट बिजली से चलते हैं। तो सीधी सी बात, टूरिस्ट जब आएगा, उनको होटल्स में बैठेंगे, तो होटल्स में उनको ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे अंधेरा होगा, वहाँ पे उनको अपने फ़ोन, सेल फ़ोन या लैपटॉप तक नहीं चार्ज कर पाएंगे। और अवॉइड, छोटी छोटी चीज़ों लोग अवॉइड करते हैं, जगह नहीं यार वहाँ बिजली नहीं होती, जगह बहुत अच्छी लेकिन बिजली नहीं, यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या जाना, ये बहुत बड़ा मसला है। सर, अभी जिस प्रकार से अब मैं बात करना चाहूँगा कोविड-19 की जो सेकंड वेव है, वहाँ पे आप भद्रा की बात करें, परसों ही आपने देखा होगा जिस प्रकार से 4 मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन ऑनलाइन पोर्टल पे सभी जो है मीडिया कर्मियों ने चलाया कि यह ऑक्सीजन के लेवल से, और सोशल एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने भी बोला कि ऑक्सीजन के लेवल से जो है, क्योंकि सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का वहाँ पर कमी देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने आगे से जो है एक फीडबैक दिया कि नहीं जी यहाँ पर कुछ और इशू है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पर घूमते रहते हैं, भद्रा का जो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, क्या यहाँ पे जो है अगर पेशेंट्स की इंक्रीज़ होते हैं पेशेंट्स, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी।
जो हमने यहाँ के BMO हैं डॉक्टर शकील अहमद सुंबरिया, उनसे बात की, उन्होंने कहा इस वक्त तो ऑक्सीजन मौजूद है हमारे पास, लेकिन जब उन्होंने डाटा बताया कि रिक्वायरमेंट एक बंदे को अगर 24 में से 20-22 घंटे तो लगती है ऑक्सीजन, जब अगर उसको जो प्रॉब्लम हुई, कोई भी उसे क्या नाम उसे ICU में ले जाना पड़ा तो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन पे रखता है, तो उस वक्त एक बंदे को 4 सिलेंडर, जो लंबे वाले बड़े सिलेंडर होते हैं, वो दरकार होते हैं। और यहाँ पे इस वक्त टोटल 27 सिलेंडर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए अगर कहीं 4 सिलेंडर एक बंदे को और चाहिए होते हैं, तो वो तो अगर 4 बंदे भी यहाँ पे आए तो 2 दिन में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। सीधी सी जो बात है, अगर पीछे से सप्लाई नहीं आई, जैसे कि इस वक्त पूरा हर जगह पे पूरे इंडिया में ऑक्सीजन की कमी है, तो इसीलिए यहाँ पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो हमसे बहुत बड़ा धोखा किया गया, जो यहाँ के फार्मर BMO थे, पहले BMO थे, उन्होंने हमसे इवन स्टोरी करी, तो हम चीटेड फील कर रहे हैं खुद भी, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड लगा था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, उसका बाज़ाब्ता इनाग्रेशन हुआ DC साहब ने की, शायद आपने भी स्टोरी की थी, आप भी उस दिन थे, जबकि वो पता चला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं है, वो तो खाली डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, पाइपलाइंस के थ्रू। वहाँ पे आपको ऑक्सीजन लानी है, वहाँ पे लगानी है, और वो पाइपलाइन के थ्रू बेड्स तक या ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचेगी। सिर्फ और सिर्फ वो था, वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं है। लेकिन हमें ठगा गया, और उनकी बाइट हमारे पास अब भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, कोर्ट में कर रहा हूँ उनकी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, और इससे पूरे चिनाब रीजन की ऑक्सीजन जो है सप्लाई हम दे सकते हैं। रामबन, उन्होंने कहा है रामबन, बोंजवा, किश्तवाड़, डोडा, वहाँ तक हम अब यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट अगर ये चीज़ें होंगी इन हालात में। जो आज की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर अगर 7-8 जो है लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उनको ICU में ले जाना पड़े, तो यहाँ पे 100% ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना तो रखने का, ना स्टोर करने का, और ना ही यहाँ पे उतने ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। इस वक्त तो हैं, इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसी हद तक है कि अगर 3 या 4 या 5 पेशेंट हो, अगर उससे ज़्यादा बढ़ गए तो उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर डोडा का हाल भी इससे कोई अछूता नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा इतना बड़ा स्कैंडल हुआ कि एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आता है, वो ट्राले से जो लोड कैरियर्स पे आता है 3 दिन तक खड़ा रहता है, उसको कोई वहाँ से उतारता नहीं। हालांकि ऑफिशियली डिनाई कर रहे हैं वो, लेकिन उसका जो कहना है, जो बंदा जिसके प्राइवेट पार्टी थी जो लेके आया था वहाँ पे, उसने 3 दिन किया, उन्होंने कहा कि पैसे हमारे पास फंड्स नहीं है, ये कैसे हम इसको अनलोड करें। वो अनलोड नहीं हुआ, ये सिचुएशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट की इस वक्त। और वो यहाँ से वापस चला गया, और किसी को पता ही नहीं चला, वो जो है जम्मू कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके लुधियाना पहुँच गया और किसी और को भेज दिया गया। वो अब कब आएगा, तब से हम देख रहे हैं, कहते नहीं जी ये तो बहुत बड़ा इशू, इमीडिएटली वापस आ जाएगा, नहीं आया अब तक। तो ये देखिए ना, ये हालत है हमारी। अगर इन हालात में सीधी बात है कि लोगों को खुद समझना चाहिए कि हम किस पानी में रह रहे हैं। अगर हमारी सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एक जो इतना बड़ा चीज़ आई थी, जिसकी सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की रिक्वायरमेंट, जो इंसान अगर कोई बीमार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कोविड की वजह से, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तभी जाके आपकी जान बच सकती है। तो वही ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ से वापस चला जाता है, या यहाँ पर भद्रा में जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के नाम पर खाली वो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था वो कहा जाता है। और यहाँ पर उतनी भद्रा में इवन अगर डोडा ज़्यादा दूर नहीं, अगर GMC ले जाएं, वहाँ पर भी कमोबेश यही सूरत हाल, क्योंकि उससे उम्मीद थी कि उससे थोड़ी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। जो यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने वाला था, उससे ऑब्वियस सी बात थी काफ़ी हालात ठीक हो जाते, लेकिन नहीं लगा हो। तो सीधी सी बात है, अब डिले हो गया। अगर अब आएगा भी, अंदाज़ा लगाओ तो 1-2 महीने और भी उसको लग जाएंगे, उसको लगाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, और जब वो फंक्शनल हो जाएगा उसमें टाइम लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं फिर यही लोगों से अपील करूंगा कि प्लीज़ आप इसको लाइटली नहीं लीजिए, बहुत ख़तरनाक है ये। अगर खुदा न खास्ता किसी को कॉम्प्लिकेसी होती है तो यहाँ आप केटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सीधा होता है कि हम जो ही कोई कॉम्प्लिकेशन तो शिफ्ट करो जम्मू में आज कोई लेने के तैयार नहीं है। बतरा ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम जो एस्काम ने हम बंद कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वो नहीं है। बाद में सीधी सी बात है, प्रेशर में आके, वो तो हमें पता है, वो एक लेमैन भी कह सकता है कि प्रेशर में आके उसके बाद जो वहाँ का प्रिंसिपल और डायरेक्टर है उसको अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा कि नहीं जी ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। लेकिन पहले जो विजुअल्स आए थे, लाइव आए थे, क्लियर थे, डॉक्टर्स भी चिल्ला रहे थे ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन का। पत्रकारों में कहीं ना कहीं सर देखने को प्रेशर मिलता ही है। अब जब भद्रवा की बात करें या कहीं भी देखने को मिलता है कि आप जो है बिना ऑथेंटिकेशन के आप स्टोरी करना ही जो है बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, वो तो करना भी नहीं चाहिए। देखिए सीधी सी बात मैं बताऊं कि आज का टाइम ऐसा है, इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। मैं थोड़ा अपने जो साथी उनको भी ये कहूँगा, हमें एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। और वैसे भी एक असूल बनाना चाहिए कि बिना ऑफिशियल वर्शन के आप कोई भी स्टोरी कैरी मत करें, वो बिल्कुल। लेकिन उस केस में वहाँ पे प्रॉपर ऑफिशियल वर्शन था। मुझे याद है कि TSL के जुनेद हाशमी, उन्होंने कोट किया था प्रिंसिपल को, प्रॉपर उन्होंने कहा था कि अगर हमें सप्लाई नहीं मिलती है तो हम 1 या 2 दिन हम चला सकते हैं, उसके बाद हमें हॉस्पिटल ही बंद करना पड़ेगा। दिल्ली में भी
सीरियस सिचुएशन, जैसे बत्रा जो हॉस्पिटल जो दिल्ली वाला है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने पेशेंट लेना बंद कर दिए हैं क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो गई है, नहीं पूरा कर सकते। ये पूरे इंडिया में ही हालत है। तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ी एहतियात कहूँगा करने के लिए कि आप सच्चाई दिखाइए, उस विजुअल्स के साथ दिखाइए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि ऑफिशियल वर्शन लेने की, क्योंकि आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका, जैसा हमने देखा कि पिछले दफ़ा भी यहाँ पे कोई गलत इस्तेमाल हुआ था, तब के यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनकी तरफ से बुक करने की कोशिश की गई थी, जर्नलिस्ट को धौंस जमाने की कोशिश की गई थी। खैर काम करना है, लेकिन अपनी तरफ से जब पक्का हो इंसान तो आपको कुछ करने कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने ऑफिशियल वर्शन लिया है विद प्रूफ आप कोई स्टोरी कर रहे हो तब तक ठीक है। लेकिन अगर आप बिना प्रूफ के, क्योंकि हमें इस वक्त सेंसेशनल न्यूज़ नहीं चलानी, हमारा भी हर एक का एक जो है राइट के साथ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। अगर हमारा ये इस वक्त प्रोफेशनल ड्यूटी ये है कि हम दिखाएं लोगों का क्या हो रहा है क्या, लेकिन हमें डराना भी नहीं है, और जिससे कियास फैल जाए, लोग भगदड़ मच जाए यहाँ पे, तो वो भी नहीं करना है। थोड़ा सा हमने बैलेंस तरीके से करना है, क्योंकि ये सिचुएशन सबके साथ, इसमें कोई भी आ सकता है। हमारा भी एक रोल बनता है, एक ड्यूटी बनती है, हमारी नेशनल ड्यूटी भी है कुछ इस वक्त, कि हम जो है कियास भी ना फैलाएं जिससे लोगों में अफरा तफरी फैल जाए, वो भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भला होने वाला नहीं। क्योंकि जर्नलिज्म का काम होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल स्टेज में ब्रिज का काम करे। एडमिनिस्ट्रेशन की जो वहाँ पे खामियां वो दिखाएं, वो दिखानी बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। लेकिन ऐसा ना हो कि जिस चीज़ से अफरा तफरी फैल जाए, अमन अमान जो है उसकी खतरा बन जाए और लोग जो है डर और खौफ से ही मर जाएं। जैसे देखा कि मैंने कुछ जो पोर्टल हैं वो इस टाइप की चीज़ें चलाते हैं कि लोग डर से ही मर जाएं, खौफ से ही मर जाएं। इतना सेंसेशनल उसको बना जाते हैं कि दम घुट रहा है, लाशों के ढेर हैं। आपने देखा होगा US में, क्या वहाँ पर कहीं रुकावट है मीडिया की? इंडिपेंडेंस है वहाँ पे। लेकिन आपने देखा वहाँ पे किसी जगह देखा आपने कि वहाँ पे जो है फ्यूनरल्स को पूरा 50-50 वहाँ भी 100-100 200-200 लोग मरे। जब पीक पे था US में, वहाँ पे 200-300 हज़ार 2,000 लोग भी एक साथ डेथ हुई, और उनको वहाँ पे दफन करने की जगह नहीं थी। लेकिन वहाँ के मीडिया ने कभी वो चीज़ नहीं दिखाई। हमें बड़ा अफसोसनाक होता कि यहाँ तो मीडिया ने पूरे वर्ल्ड में दिखा दिया कि चिताएँ हज़ारों के हिसाब से इकट्ठी जल रही हैं। वो नहीं होना चाहिए। उससे क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जंग है एक तरीके से, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनका भी कहना है कि आप मेंटली जब तक प्रिपेयर नहीं होंगे इससे लड़ने के लिए, आप में जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा और पेशेंस नहीं होंगी, और जो आप खुद से तैयारी कि मुझे इस चीज़ से लड़ना है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि मैं खुद कोविड पेशेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है जब डिमोरलाइज थोड़ा सा बंदा हो जाता है, क्योंकि मैं भी तब जब सेल फ़ोन पर देखता था, मैं कॉम्प्लिकेसी हो गई थी, मेरे लंग्स इन्वॉल्व हो गए थे, मैं चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में एडमिट था जम्मू में। तो जब मैं जो ही सेल फ़ोन खोलता था वहाँ पर दिखता था कि भद्रवाह में आज 2 डेथ होगी, भद्रवाह में आज 3 डेथ होगी कोविड की वजह से, और उसी कंडोलेंस मैसेज होते थे। मैं घबरा जाता था कि क्या पता मेरी बारी भी आ गई, और जो ही वो चीज़ होती मुझे सांस लेने में ज़्यादा मुश्किल होती थी, मैं जो सांस फूलती थी हो जाती। और जब मैं पॉजिटिव कोई चीज़ देखता था मेरी अगल बगल में, जो वहाँ पे मैं अभी भी दोबारा से कहूँगा, पहले में क्या जो वहाँ पर सरदार जी थे, उनकी जो आई लैशेस तक वाइट हो चुके थे, मतलब वो 175 से अबो थे या 80 ईयर्स में होंगे, वो योगा करते। उनको देख के मुझे हिम्मत आई, पॉजिटिविटी मुझ में आई कि नहीं, अगर ये कर सकते मैं भी कर सकता हूँ। और उस वक्त मैं जो रिलैक्स हो जाता और मुझे लगता कि मैं सांस ऑलमोस्ट नॉर्मल है। लेकिन जो ही वो चीज़ में पढ़ता था जिससे मैं थोड़ा टेंस हो जाता था, तो एकदम से सांस फूलना शुरू हो जाती थी, आउट ऑफ ब्रेथ फील करता, मुझे लगता सांस अभी बंद हो जाएगी। इसलिए मैं खुद, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। खबर आपने ज़रूर देनी है, लेकिन उसको सेंसेशनल मत बनाओ, उसी को मेन मुद्दा मत बनाओ। अगर आप ये दिखा रहे हो कि इतने लोगों की मौत हुई, इतने कोविड से पॉजिटिव हुए, साथ में ये भी तो डाटा होता है हर जगह पे कि इतने लोग ठीक होकर निकलोगे, वो हम लोग बताते नहीं। ये बड़ा अफसोसनाक है। कम से कम वो पॉजिटिविटी तो दिखाओ। ठीक है, लोगों को उसको लाइन में लाने के लिए वो चीज़ ठीक है कि फैल रहा है, लेकिन उनका भी सोचो जो ऑलरेडी इस बीमारी लग चुकी है उनको, उनको तो हम डरा नहीं ना सकते। एटलीस्ट उनको पॉजिटिव चीज़ भी दिखाओ कि इतने लाख लोग पर डे ठीक भी हो रहे हैं, वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं हॉस्पिटल से। वो चीज़ हम बिल्कुल अवॉइड कर, छोटा सा जब वो डाटा दिखाओ, साथ में ये डाटा भी बताओ कि इतने लोग ठीक होकर हॉस्पिटल से निकल गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। उनको एक तरह से आप पुश कर रहे हो टुवर्ड्स जो मौत की तरफ, तो वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो बाकी जो चीज़ें हैं जर्नलिस्ट के साथ ज़्यादती तो हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है, और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप ऐसे लोगों को जो चीज़ें दिखाते हैं, पॉजिटिव काम भी बहुत से लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें ठीक भी होती हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं को आंखें दिखाना शुरू कर दो, उन्हीं को टारगेट करोगे
डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बहाने या किसी और तरीके से या गुंडों से उनको आप पैटर्नेज करोगे, गुंडों को या ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जो पैसा दे के आपके जो है ब्लू आइड बन गए हैं, तो उनको आप पैटर्नेज करके उनको डराने में कुछ नहीं करोगे, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके टाइम को कीमती समय देने के लिए। तो हमारी तरफ से, जेके टाइम की तरफ से भी आप सभी को हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है अपने अंदर ही रहें घर में। जो अगर कोई काम नहीं है तो बाहर घूमने की ज़रा भी कोशिश न करें, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें, फिर मास्क का यूज़ करते रहें और बने रहिए जेके टाइम के साथ। बाकी की अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।